Hello everyone. Friends, welcome you all to our YouTube channel at St. Peter's Law Academy. I hope you all are doing well. Students, we are floating a number of videos so as to enhance your knowledge bank regarding the legal concept. You need to understand one thing, that all the people who are somewhat related to the legal background or from the legal fraternity, these videos are very helpful for them, because we used to discuss a legal concept in such a way that all the technicalities comes into picture while making a video or while discussing that particular legal point. So I hope आप इस वीडियो को एंजॉय करोगे. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. आई हैव टेकन अ टॉपिक दैट इज एफआईआर. हम सब जानते हैं एफआईआर क्या होता है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं जानते हैं. So the purpose of this video is to make you aware about more and more about the technicalities of FIR, because the best thing about law is that every time you'll come up with a new law, you'll come up with the amendments, and will come up with the Supreme Court guidelines or Supreme Court rulings. तो हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है. So we need to upgrade ourselves according to the changing laws. तो कमिंग ऑन टू द एफआईआर. सबसे पहले एफआईआर जरूरी क्यों है? एक नॉर्मल आदमी अगर ये वीडियो देखे तो उसको मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, व्हाई इज इट नेसेसरी टू लॉन्च एन एफआईआर. सिंपल वर्ड्स में बस इतना बोल सकते हो कि आप जब एफआईआर लिखवाते हो, देन एग्जीक्यूटिव, दैट इज पुलिस ऑफिसर टू whom you are lodging an FIR, but immediately after the filing of FIR, copy of that FIR is needed to be sent to the magistrate. कि भाई क्या क्या क्राइम हुआ है आपके एरिया में, तो वो कॉपी एफआईआर की मजिस्ट्रेट के पास जाती है. तो जैसे ही कोई क्राइम होता है और हम एफआईआर लिखवाते हैं, तो इट इज अ कंपल्शन अपॉन द पुलिस ऑफिसर टू सेंड द कॉपी टू द मजिस्ट्रेट. तो एग्जीक्यूटिव के हाथ में जो चीजें थी आज, वो चली गई जुडिशरी के हाथ में. तो मैनिपुलेशंस के चांसेस कम हो गए. आपका मैटर जो भी था, क्रिमिनल मैटर, वो जज के सामने आ गया. एंड द बेस्ट थिंग इज, क्रिमिनल प्रोसेस मोशन में आ गया. आपके साथ क्राइम हो रहा है, आप क्राइम देख रहे हो, आप क्राइम झेल रहे हो, यू आर द सफरर, यू आर द विक्टिम, बट स्टिल जब तक आप एफआईआर नहीं लिखवाओगे, स्टेट मशीनरी पिक्चर में नहीं आएगी. तो रजिस्टरिंग एन एफआईआर इज मैंडेटरी, एंड वी हैव अ लैंडमार्क रूलिंग आल्सो ऑन इट, दैट इज ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोला है दैट रजिस्टरिंग एन एफआईआर इज मैंडेटरी. It is not upon the police officer to register the FIR believing upon the content of FIR. पुलिस ऑफिसर ये नहीं डिसाइड करेगा while registering an FIR कि वो कितनी credible है. He has to write it down. सबसे पहला पॉइंट. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब हम कुछ बेयर एक्ट की बातें कर लेते हैं. As far as बेयर एक्ट is concerned of the CRPC, आप वहां पे जब सेक्शन 154 में जाओगे, you will notice one thing, that the terminology shall is written, that FIR shall be in writing. So you need to interpret that shall, that FIR is needed to be, it is mandatory that the FIR must be in writing. Either the person who is giving an information makes it into writing and give it to the police officer, and the police officer will write it down in his FIR register, or either the person who is giving the information is orally giving that information and police officer is reducing that information into writing. तो राइटिंग में होना कंपलसरी है. अब एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखिएगा, हमेशा एफआईआर हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस में रजिस्टर होती है, एंड द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, दोज ऑफेंसेस, बेसिकली लेमैन्स लैंग्वेज में आप इतना समझ सकते हैं दैट द कॉग्निजेबल ऑफेंस इज द ऑफेंस इन विच, दैट ऑफेंस विच हैज अ ग्रेट सोसाइटल इंपैक्ट. आज उसके घर चोरी हुई, मेरे घर भी हो सकता है. आज उसकी बेटी को छेड़ा है, कल मेरे बच्चे को भी छेड़ सकता है कोई. तो दीज ऑफेंसेस हैव अ ग्रेव सोसाइटल इंपैक्ट. तो वहां पे जो है उन ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल ऑफेंस बोला जाता है. वेयर एज ऑन द अदर हैंड बहुत छोटे छोटे ऑफेंसेस होते हैं. कोर्ट ने बुलाया, आप नहीं गए, ठीक है, बार बार समन भेज रहा है, आप नहीं जा रहे हो, दैट कैन बी अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. कॉग्निजेबल ऑफेंस की खासियत ये होती है कि इन द केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस ऑफिसर एफआईआर ही लिखेगा, सबसे पहली चीज. वेयर एज इन द केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, एनसीआर इज रजिस्टर्ड. ऑन द अदर हैंड, इन द केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, आप देखोगे police officer need not get the warrant from the magistrate to arrest. Immediately after the commission of cognizable offense, police officer can arrest. After the filing of FIR or any time, police officer can arrest. Investigation can be started without the order of the magistrate. These are the small technicalities of the cognizable offense. Now coming again on the point that we were discussing, that is FIR. There was a case, very famous case, Jessica Lal murder case. You all have heard, in Delhi bar. There was a girl, she was shot dead by Manu Sharma. His name is Siddharth Vashist versus State of NCT of Delhi. This is a case of 2007. Through this case, I want to highlight just a small point. Cryptic information
कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन FIR. व्हाट इज अ क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन? इससे एक और पॉइंट ये निकल के आएगा आपका कि जो इंफॉर्मेशन देता है, जो FIR लिखवाता है, उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेंट. FIR कोई भी लिखवा सकता है. इट कैन बी अ विक्टिम, इट कैन बी द एक्यूज, इट कैन बी द स्ट्रेंजर, इट कैन बी एनी ऑफ द विटनेस एट द क्राइम सीन. कोई भी लिखवा सकता है FIR. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. इंफॉर्मेंट कैन बी एनी पर्सन. ओके, तो FIR लिखवाने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है. मैंने क्राइम होते हुए देखा रोड पे, मैं भी लिखवा सकता हूँ FIR. उसमें जरूरी नहीं है कि विक्टिम ही हो. ठीक है, तो वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज इंफॉर्मेंट जो है वो कोई भी हो सकता है. द अनदर थिंग इज, मैं अगर एक फोन पे इंफॉर्मेशन देता हूँ, हाँ हाँ फला जगह पे क्राइम हो गया है और आप आ जाइए, तो दिस फोन कॉल कंसिस्ट ऑफ अ क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन, वेग सी इंफॉर्मेशन. इट डज नॉट हैव एनी वैलिड और या ऑथेंटिसिटी नहीं कि वाकई कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है. और सेकेंडली, अगर मैं अपनी आइडेंटिटी भी ना डिस्क्लोज करूं ऑन दैट फोन कॉल, सो दिस इंफॉर्मेशन विल बिकम अ क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन. और क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन FIR. जब ये क्राइम हुआ था, सिद्धार्थ वशिष्ठ ने जो क्राइम किया था, उस समय किसी ने इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को फोन पे दी थी. तो दैट टाइम इट वाज रिगार्डेड कि भाई ये क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन, आप इसको FIR नहीं मान सकते. रीजन सिर्फ इतना बेटा कि FIR इज नॉट अ सब्सटैंशियल पीस ऑफ एविडेंस. ये कोई एविडेंस नहीं है, बट स्टिल FIR के बहुत से पर्पसेस हैं. विल डिस्कस by the end of this video the number of purposes that FIR has. Coming on to the next point, make it a note that cryptic information, a vague information, cannot be an FIR where informant is not ready to disclose his or her identity. Informant बता ही नहीं रहा है कि मैं कौन हूं, अपना नाम, पता, मैं कहां से बोल रहा हूं, ये सब कुछ नहीं बता रहा है. वो बस इतना बोल रहा है वहां पे क्राइम हो गया है. So that information cannot be regarded as an FIR. Okay. Coming on to the next point, there was a case of Netaji Achyut Shinde versus State of Maharashtra. In this case, again, the cryptic information came into picture, and that information was not in itself a complete information. A part information was given about the commission of cognizable offence. In this case also, court has held it out. Court has specifically pointed it out that it cannot be considered as an FIR. Okay, this is the another case. You can note it down for your further reference. These things, these notes can be used in answer writing also. You can expect a question of FIR of 5 marks in judiciary papers. Okay. Coming on to the next point, everybody knows that there was a major amendment brought after the Delhi gang rape case in 2013. That amendment was known as Criminal Law Amendment 2013. In this amendment, IPC, CRPC as well as Evidence Act has witnessed a number of changes. Right now we are considering FIR in our topic, so we'll tell you what was the change brought in the section 154. In section 154, so amendment under section 154 added a proviso, and that proviso pointed out that whenever the offense is against the woman, acid attack, rape, molestation, gang rape, any kind of offense which is against the woman, section 509, okay, whenever the offense is done against the woman, then in that case the FIR must be recorded, shall be recorded either by a woman police officer or a woman officer. The policy is very clear. They want that the victim should be very comfortable while giving the information, because if male police officer is there, then everybody knows that can be a traumatic situation for a victim. So whenever the offense is against the woman police officer needed to be there present to write an FIR. The next important point was this. Whenever the second proviso added this point, that the person who is giving an information, okay, or the victim, suppose victim is giving the information and that person is physically or mentally incapacitated because of that particular crime, FIR is needed to be written at the residence, needed to be filed at the residence of the person or the victim or the place of her or her place of her choice. Secondly, the important point is that FIR is needed to be immediately get into filed as a statement under section 164 capital 164 of the CRPC. Section 154 of the CRPC talks about statement and the confessional statement. So whenever this piece of evidence, this piece of information in the form of FIR, it can be used as an evidence in future. अगर इसको use करना है evidence में future में, so that needs to be jotted down before a magistrate. ठीक है, तो एक ये छोटा सा पॉइंट है, हम किसी और वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, बहुत ज्यादा आपको इसमें अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. आप बस इतना समझ लीजिए कि FIR के इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, तो रेजिडेंस पे जाके रिकॉर्ड की जा सकती है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैसिलिटी
for the victim who has been physically or mentally incapacitated. Now the most important point जहां पे हमारे पास एक कंटेंट है अपनी बात को कहने का या इस चीज को these points can be used in an answer writing or in an interview of the judiciary. That is, क्या FIR की कोई एविडेंशियरी वैल्यू है? जनरली अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलिएगा नहीं, देयर इज नो एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द FIR, बट फिर भी कुछ काम है FIR के। जब आप FIR में कोई चीज लिखवाते हो, whenever you know dictate something in the FIR and it is being filed, so whenever you file an information in FIR, in the trial, if you are saying that same thing, suppose in the murder case you say that the murder happened at 10:30 in the evening, okay, and the same time when you became a witness in that particular case as an informant, again you become a witness during the trial and you said that it is 10:30 in the evening. तो जो पुराना आपने FIR में स्टेटमेंट लिखवाया और बाद में आप जब ट्रायल में वही बात बोलते हो तो आप अपने पुराने स्टेटमेंट को, प्रीवियस स्टेटमेंट को कॉरोबरेट कर रहे हो. So this is the purpose of FIR. It can be used for a corroboration. It is not a substantial piece of evidence. वो अपने आप में कोई सबूत नहीं है, but it can be used for a corroboration purpose. It can be used for a contradiction purpose. Contradict करना. In FIR I have said that it is 10:30 in the evening, and during the trial I am saying it is 9:30 in the evening. So whatever I have said in the FIR, now in the trial I am contradicting my own statement. तो यहाँ पे कोर्ट को हेल्प मिल जाता है कि विटनेस कितना ट्रस्टवर्दी है, कितना ये सही बोल रहा है. प्रोसिक्यूशन इस पॉइंट को यूज कर सकता है, बट दिस स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज एज अ पीस ऑफ एविडेंस. व्हाटएवर इज गिवन इन द FIR कैन नॉट बी यूज एज अ एविडेंस. ये क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में. कमिंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, जब हम FIR में कुछ लिखते हैं कि हमने ऐसे से ऐसा देखा, ऐसे से ऐसा हुआ, ठीक है, एज एन इन्फॉर्मेंट, फ्यूचर में वो हमारे लिए ये हो सकता है कि वो हमने एडमिट किया है, तो एडमिशन के काम आ सकता है. तो FIR का एक पर्पस ये भी हो सकता है कि इट कैन बी यूज्ड एज एन एडमिशन. जब भी हम कोई चीज रिकॉल करते हैं या हमको क्रॉस एग्जामिन करना चाहते हैं, कोई कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, कॉन्ट्रडिक्ट वर्ड होगा, क्रॉस नहीं होगा. अगर हमें कोई कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्यूरिंग द ट्रायल, तो हमारे प्रीवियस स्टेटमेंट को हमें दिखाया जा सकता है अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए. तो अनदर यूज ऑफ द FIR कैन बी refreshing the memory. Please make it a note that these are very important points. The fifth point is conduct के काम आता है. There was a case of दूधनाथ पांडे, जिसमें बहन है, एक लड़की है और उसके पीछे एक लड़का पड़ा होता है जो उसका टेनेंट होता है. तो here जो टेनेंट होता है, he murdered her brother. So here the sister went to the crime scene and again she went to the filing an FIR immediately after the crime. तो वो जो उसका एक तरीका था, द मोमेंट शी वेंट टू द फाइलिंग एन FIR, तो वो एक कंडक्ट के टाइम पे काम आता है. एग्जांपल आप ये ले सकते हो, जैसे कि मेरे साथ कोई क्राइम हुआ और मैं जाऊं तुरंत FIR लिखवा दूं, तो मेरा कंडक्ट आके FIR लिखवाना ये एक रेलिवेंट फैक्ट हो सकता है अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 8 जो कंडक्ट की बात करता है. तो FIR में जो भी आप लिखवाते हो सकता है फ्यूचर में वो ट्रायल के टाइम पे एक रेलिवेंट फैक्ट कंडक्ट के फॉर्म में काम आ सके. उसके बाद में एक बहुत फेमस केस था बेटा, दैट इज अग्नुनगेशिया केस. बहुत लैंडमार्क जजमेंट है. आप जब भी कन्फेशन पढ़ोगे तो आपको ये केस जरूर पढ़ाया जाएगा. इस केस में क्या होता है कि इसमें वो जाके अग्नुनगेशिया सब कुछ कन्फेस कर देती है, सब कुछ कन्फेस कर देती है पुलिस के सामने कि मैंने ऐसे से ऐसे किया और फिर मर्डर वेपन मैंने यहाँ पे छुपाया, बॉडी मैंने वहां पे छुपाई. तो सब कुछ जब कन्फेस कर देते हैं तो एक कन्फेशनल FIR की बात आ जाती है. अब आपको ये चीज तो पता है, यू ऑल आर अवेयर अबाउट दी इंडियन एविडेंस एक्ट. Indian Evidence Act specifically states that any statement given in police custody under section 25 cannot be that confession cannot be used as an evidence. ठीक है, तो इसने क्या किया, पुलिस के सामने जाके सब कुछ कन्फेस कर दिया. तो अब ये FIR कन्फेशन के काम तो आ नहीं सकती है कि भाई कन्फेशन तो हुआ नहीं, क्योंकि वो पुलिस के कस्टडी में या पुलिस के सामने हो गया. तो इस FIR में कुछ भी बोला उसने, सब कुछ सच बोला, लेकिन इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ पीस ऑफ एविडेंस. बट स्टिल वी हैव सेक्शन 27 अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट जो ये बोलता है कि व्हेन समवन कन्फेसेस एनीथिंग और उसमें से कोई डिस्कवरी हो रही है, जैसे डेड बॉडी कहां छुपाई है, डेड बॉडी वहां से डिस्कवर हो जाए, मर्डर वेपन डिस्कवर हो जाए, तो उतना पोर्शन ऑफ द स्टेटमेंट, दैट पोर्शन ऑफ द स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड. ओके, सो डिस्कवरी स्टेटमेंट इज समथिंग व्हिच कैन बी यूज्ड if someone files an FIR. The entire statement, that confession is irrelevant because it is made in a police custody or before police officer, but that discovery part is very relevant. So these are the number of uses for which FIR can be used. So I think that I have given a plenty of information so that you can write a good answer, or you can yourself explain to anyone in a best possible way what is FIR, what is the policy of FIR, what are the landmark judgments about the FIR.
So thanks a lot. Please do watch my video, and please like and subscribe our channel, and we will be further bringing a lots and lots of videos. Thanks a lot.